एक दुनिया समानांतर महत्वपूर्ण गद्यांशों की व्याख्या जिंदगी और जोक। अमरकांत एक। उसे देखकर मुझे सदा घृणा होती थी और कभी कभी यह सोचकर कष्ट होता था कि इस व्यक्ति ने सदा ऐसे प्रयास किए जिससे इसको भीख न मांगनी पड़े, और उसको भीख मांगनी भी पड़ी है तो इसमें उसका दोष कतई नहीं रहा है। संदर्भ व्याख्याएं पंक्तियां हिंदी के प्रसिद्ध स्वतंत्रता कहानीकार अमरकांत द्वारा रचित कहानी जिंदगी और जोग से उद्धृत है। इस कहानी में कथित सभ्य समाज द्वारा एक गरीब व्यक्ति के अंतहीन शोषण के यथार्थ को अभिव्यक्त किया गया है। प्रसंग ये पंक्तियां कहानी के चरित्र में की हैं जो रजुआ के प्रति व्यक्त हुई हैं। व्याख्याएं विचार रजुआ की मृत्यु का समाचार सुनकर उनके मन में आते हैं। व्याख्या कहानी का मैं कहता है कि रजुआ की दीनहीन व गंदगी मैली दशा देखकर घृणा व कष्ट दोनों होता है। घृणा उसकी गंदगी से तथा कष्ट यह सोचकर कि इस व्यक्ति ने सदा मेहनत की ताकि भीख मांग कर खाना न पड़े, लेकिन बावजूद उसकी मेहनत के उसको बदले में कुछ नहीं मिलता और जो मिलता उसे लोग उसकी मेहनत की बजाय दया करके देते थे। यदि कभी उसने भीख भी मांगी तो उसका दोष नहीं, समाज व्यवस्था का दोष था, अन्यथा उसने तो सदा लोगों की मुफ्त में सेवा की। विशेषतः लेखक ने इन पंक्तियों के माध्यम से समाज व्यवस्था पर चोट की है कि मेहनत के बावजूद कैसे एक गरीब अनाथ व्यक्ति अत्यंत दयनीय और शोषण की जिंदगी जीने को विवश होता है। अमरकांत नई कहानी की सामान्य प्रवृत्ति से थोड़ा अलग हटकर गहरे सामाजिक सरोकार से युक्त कहानीकार हैं जो भारतीय समाज में हाशिए पर फेंके दिए गए लोगों व उनकी दशा को अपनी कहानियों का विषय बनाते हैं। इस रूप में वे प्रेमचंद के सामाजिक यथार्थ परंपरा के वाहक कहानीकार हैं। मिश्रित शब्दावली संवाद को संप्रेषण व अर्थ गर्भित बनाती हैं। यथा बिल्कुल की जगह कतई शब्द का प्रयोग, भाषा सरल सहज व प्रभावमयी है। दूसरा, मुझे कभी कभी लगता है कि वह किसी का मोहताज न होना चाहता था और इसके लिए उसने कोशिश भी की जिसमें वह असफल रहा। चूंकि वह मरना न चाहता था इसीलिए जोग की तरह जिंदगी से चिपटा रहा, लेकिन लगता है जिंदगी स्वयं जोग शरीर ही उसे से चिपटी थी और धीरे धीरे उसके रक्त का अंतिम बूंद तक पी गई। संदर्भ व्याख्याएं पंक्ति हिंदी के सब प्रसिद्ध स्वतंत्र कहानीकार अमरकांत द्वारा रचित कहानी जिंदगी और जोग से ली गई है। इस कहानी में कथित सभ्य समाज द्वारा एक गरीब व्यक्ति के अंतहीन शोषण के यथार्थ की अभिव्यक्ति किया गया है। प्रसंग ये पंक्तियां कहानी के मैं के रजुआ के प्रति विचारों को व्यक्त करती हैं। व्याख्याएं विचार रजुआ की मृत्यु का समाचार सुनकर उसके मन में आते हैं। व्याख्या मैं रजुआ के बारे में सोचता है कि वह किसी पर आश्रित या बोझ नहीं बनना चाहता था और उसके लिए उसने लोगों के घरों में काम करने, उनकी सेवा करने का कार्य किया ताकि वह मुफ्त में खाना न खाए, परंतु उसका यह कार्य सफल न हो सका क्योंकि लोग काम के बदले उसे पर्याप्त पैसा या खाना न देकर उसका शोषण करते थे। वह भूखा रहकर मरना नहीं चाहता था, इसीलिए अपनी शोषण व त्रसाद स्थिति के बाद भी वह जिंदगी से जोग की तरह चिपटा रहा, अर्थात जीने के लिए भरसक प्रयत्न करता रहा। परंतु कभी कभी प्रतीक होता है कि वह जिंदगी से नहीं बल्कि जिंदगी उसे से जोक की तरह चिपक कर धीरे धीरे उसका खून पी रही थी। विशेषतः ये पंक्तियां एक अनाथ व गरीब व्यक्ति के अंतहीन शोषण की वास्तविकता को उसकी पूरी नग्नता में अनावृत कर देती हैं। लेखक व्यक्त करता है कि किसी प्रकार एक गरीब व अधिकारहीन व्यक्ति को समाज व्यक्ति न समझकर वस्तु समझता है एवं सब उसका फायदा उठाना चाहते हैं। जिंदगी और जोग के प्रयत्नों का जिस रूप में रचनाकार ने इस्तेमाल किया है वह रचनाकार के रचनात्मक कौशल को दर्शाता है। यह कहानी के गंतव्य को पूरी तरह संप्रेषित कर देता है। गरीब अनाथ के शोषण की यही स्थिति दूध का दाम पूछ की राहत व सदगति जैसी प्रेमचंद की कहानियों में व्यक्त हुई है। मछलियां उषा प्रियमदा
एक अब सोचती हूँ कि वे भी क्या दिन थे, कितने सपने, कितनी उमंगे, कितनी नादान, कितनी विश्वास भरी। इन 1.5 वर्षों में कितनी पक गई हूँ, जैसे 10 वर्ष जी लिए हों। संदर्भ व्याख्याएं पंक्तियां हिंदी की नई कहानी धारा की कहानीकार उषा प्रियवदा की कहानी मछलियां से उद्धृत है। यह कहानी प्रेम में मत्स्य न्याय तथा प्रेम व विवाह के अलगाव की विडंबना को इंगित करती हैं। प्रसंग ये पंक्तियां बीजी नटराजन से कहती हैं जब नटराजन उसके घर में काफी पीने आता है। व्याख्या बीजी जब वाशिंगटन आई थी तो उसके मन में प्यार उमंगे थी। उसने मनीष पर विश्वास कर अपने वैवाहिक जीवन के सपने पाले थे जिन्हें सोचकर वह खुश रहती थी, परंतु यहाँ आने पर उसने पाया कि मनीष उससे नहीं मुकी से प्यार करता है। यह संबंधों में भावनात्मक नहीं उपयोगिता थी। इन सब से वह थक कर टूट चुकी थी। लगता है जैसे 1.5 साल नहीं बल्कि 10 साल 10 वर्ष हो गए हों। विशेष ये पंक्तियां बीजी के नेस्टोलॉजिक व यथार्थ भाव के बीच के आवरण को दूर करती हैं। इनमें चेतना प्रवाह शैली का सुंदर प्रयोग है। छोटे छोटे वाक्य, अल्प विरामों का प्रयोग व्यक्तियों में निहित अर्थव्यवस्था को घनीभूत करता है। भाषा शैली में पर्याप्त उतार चढ़ाव व विराम इस अर्थ व्यंजकता और रचनात्मकता से भर देता है। दूसरा, बहुत दर्प मेरे अंदर भी है और मैंने बहुत धीरज रखा, पर अब मैं और नहीं सह सकूंगी। गो अवे, यह विवाह नहीं होगा। मैं किसी प्रकार तुम्हें आदर और श्रद्धा से देख सकूंगी। संदर्भ व्याख्या पंक्तियां हिंदी की नई कहानी धारा की कहानीकार उषा प्रियवदा की कहानी मछलियां से उद्धृत है। यह कहानी प्रेम में मत्स्य न्याय तथा प्रेम व विवाह के अलगाव की विडंबना को इंगित करती है। प्रसंग ये गतावतरण मुक्की नटराजन से गुस्से में कहती है जब बीजी अपने अपमान के बदले मुकी को अपने व नटराजन के भावनात्मक संबंधों के बारे में बताकर चली जाती है। व्याख्या मुकी नटराजन से कहती हैं कि मुझे लगता था जब तुम मेरे निकट आओगे तब बीजी को भूल जाओगे, लेकिन फिर भी तुम्हें उससे मिलते रहे हो। मैंने बहुत धीरज रखा था, लेकिन अब और मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। मेरे अंदर भी बहुत अभिमान है, इसीलिए अब तुम से विवाह नहीं हो सकता है। मैं तुम्हें अब आदर और श्रद्धा प्रदान नहीं कर सकती हूँ। विशेष यहाँ बीजी ने अपने कथा को सिद्ध कर दिया है कि कभी छोटी मछली बड़ी मछली पर पलटकर वार क्यों नहीं करती। उसने मुकी पर पलटकर वार किया है जो 2 बार उसके प्रेम को हथिया चुकी थी। ये पंक्तियां स्वतंत्रता महानगरीय समाज में स्त्री पुरुष संबंधों की टूटन को व्यक्त करती है, जो नई कहानी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इनमें संवाद कला बेहतरीन है। संवादों का एकात्मक प्रवाह है जो मुकी के गुस्से की अभिव्यक्ति के लिए सटीक है। भाषा शैली मिश्रित है, अंग्रेजी शब्दों से भी परहेज नहीं है। गो अवे गद्यांशों की भाषा सहज सरल व भावशक्ति है। मेरा दुश्मन कृष्ण बलदेव वैद, एक हमारी कामयाब शादी की बुनियादी भी इसी पर कायम है। उसकी हर बात हमेशा सही होती है और मैं अपनी हर गलती को चुपचाप और फौरन कबूल कर लेता हूँ। ऊपर से वह कुछ भी क्यों न कहे, उसे मेरी फर्माबरदारी पर पूरा भरोसा है। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां नई कहानी के प्रतिनिधि कहानीकार कृष्ण बलदेव वैद द्वारा रचित नई कहानी मेरा दुश्मन से ली गई है। यह कहानी राजेंद्र यादव द्वारा संकलित नई कहानी संग्रह एक दुनिया समानांतर में संकलित है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य की कहानी है जिसमें नया नायक 2 व्यक्तित्वों में विखंडित है। प्रसंग ये पंक्तियां कहानी के नायक का में व्यक्तित्व कह रहा है जब वह अपने दूसरे व्यक्तित्व के रूप में माला के सामने ले आता है। व्याख्या में कहता है कि हमारे बीच झगड़ा नहीं होता, अर्थात हमारी शादी की कामयाबी का कारण है कि इसमें कोई द्वंद्व विवाद नहीं होता, क्योंकि मेरी पत्नी की बात हमेशा सही होती है और मैं अपनी गलती चुपचाप मान लेता हूँ। यह नायक व्यंग्य करता है कि मेरी पत्नी कभी अपनी गलती नहीं मानती। यह मुझे पता है।
इसीलिए मैं चुपचाप, भले ही मेरी गलती नहीं हो, अपनी गलती स्वीकार कर लेता हूँ और झगड़ा खत्म हो जाता है। विशेषतः लेखक ने पंक्तियों में सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक तथ्य की अभिव्यक्ति की है। स्त्री पुरुष संबंधों का की टूटन इन पंक्तियों में व्यंजित हुई है, जो नई कहानी की महत्वपूर्ण विशेषता है। कथ्य में व्यंग्य शैली की तीव्रता है। गद्यांशों की भाषा उर्दू हिंदी मिश्रित है। भाषा अत्यंत प्रवाहमयी है। दूसरा, जब हम अपने आप को उन तमाम लोगों से बेहतर और ऊंचा समझते थे, तो पीटी पिटाई लकीरों पर चलते हुए अपनी सारी जिंदगी एक बदनुमा और रिवायती घरौदे की तामीर में बर्बाद कर देते हैं। जिनके दिमाग हमेशा उस घरौदे की चार दीवारी में कैद रहते हैं, जिनके दिल सिर्फ अपने बच्चों की किलकारियों पर ही झूमते हैं, उनकी बेवकूफ़ी बीवियां दिन रात उन्हें तिगनी का नाच नचाती हैं, और जिन्हें अपनी सफेद पोशी के अलावा और किसी बात का कोई गम नहीं होता। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां नई कहानी के प्रतिनिधि कहानीकार कृष्ण बलदेव वैद्य द्वारा रचित नई कहानी मेरा दुश्मन से ली गई है। यह कहानी राजेंद्र यादव द्वारा संकलित नई कहानी संग्रह एक दुनिया समानांतर में संकलित है। यह मनोवैज्ञानिक कथ्य की कहानी है, जिसमें नायक दो व्यक्तित्व में विखंडित है। प्रसंग इन पंक्तियों में कहानी के नायक का मैं रूप उसके वह रूप के बारे में कह रहा है। मैं रूप जो वह वर्तमान में पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारियों में दबकर हो गया है, जबकि वह रूप उसका कलेजा के जीवन में स्वच्छंद जीने वाला व्यक्तित्व है। व्याख्या में कहता है कि वह स्वयं मैं तथा उसके व्यक्तित्व का पहले वाला वह रूप दोनों आपस में बात करते थे तथा अपने को अन्य लोगों से ऊंचा समझते थे, जो घिसी पीटी जिंदगी जीते हैं। ऐसी घिसी पीटी जिंदगी जीने वाले लोग अपनी जिंदगी घर की चारदीवारी में बर्बाद कर देते हैं और हमेशा बीवी की उंगलियों पर नाचते हैं। अर्थात नायक का वह स्वच्छंद रूप ऐसे लोगों का मजाक उड़ाता था, लेकिन घर परिवार व सामाजिक जिम्मेदारी में बांधकर नायक का मैं रूप भी ऐसे लोगों जैसे ही हो गया है। अर्थात वह रूप के आदर्श वह के यथार्थ में बदल गया है। विशेष यहाँ लेखक ने व्यक्ति के दो रूपों, सिगमंड फ्रायड की भाषा में कहे तो मैं जो ईगो है तथा वह जो ईड था का द्वंद्व व्यक्त किया है। लेखक ने सामाजिक मनोवैज्ञानिक का भी चित्रण किया है कि किस प्रकार व्यक्ति पारिवारिक व सामाजिक जिम्मेदारियों में बंधकर अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व खो देता है। गद्यावतरण की भाषा अत्यंत प्रतीकात्मक है, परंतु मैं और वह का अर्थ स्पष्ट होने पर संप्रेषणीय है। मिश्रित शब्दावली में जो हिंदी उर्दू युक्त है, कथ्य को अधिक प्रभावी बनाती है। शहरी मध्य वर्ग में वर्तमान में भौतिकवादी बाजारवादी युग में व्यक्तित्व विखंडन की समस्या महत्वपूर्ण होती जा रही है। बादलों के घेरे कृष्णा सोबती जो प्यार तन में जगता है, तन से उपजता है, वही देह पाकर दुनिया में जो भी आता है। पर कहीं एक दूसरा प्यार भी होता है, जो पहाड़ के सूखे बादलों की तरह उठ उठ आता है और फिर बरस से ही भटक भटक कर रह जाता है। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी की नई कहानी धारा की प्रख्यात लेखिका कृष्णा सोबती की कहानी बादलों के घेरे से ली गई हैं। प्रसंग ये पंक्तियां रवि मन्नो को देखकर सोचता है, मन्नो तपेदी से ग्रस्त है तो वह उसे छू नहीं पाता। तब वह सोचता है, व्याख्या रवि सोचता है कि जो प्यार तन व मन की उपजता है, वह प्रेमी के तन व मन को पाकर अपना अस्तित्व प्राप्त कर लेता है और दुनिया में जी आता है। लेकिन एक दूसरे प्रकार का प्यार और होता है, जो प्रेमी के तन को प्राप्त नहीं कर पाता है और वह मन में उठ उठ कर भटकता रहता है, अभिव्यक्त नहीं होता। अर्थात यह भावनात्मक अंतर मन तक रहने वाली मधुर प्रेमात्मक प्रेमात्मक भावनाएं हो सकती हैं। विशेष गद्यावतरण में लेखिका प्रेम मूलक भावनाओं का सूक्ष्म विश्लेषण कर रही है। सूत्र शैली का सुंदर प्रयोग किया गया। जो प्यार तन में जगता है, तन में उपजता है, वही देह पाकर दुनिया में
जी आता है। अल्प विरामों का सटीक प्रयोग वाक्य चपलता को बढ़ाता है। भाषा अत्यंत भाव व्यंजना व सारगर्भित है। दूसरा, क्या था उस झिझक में, क्या था उसे झिझकाने वाले मन में रहा होगा? यही भय रहा होगा जो अब मुझसे मेरे प्रियजनों को दूर रखता है। उस रात जब जाने को उठा था तो आंखों का मोह पीछे बांधता था, मन का भय आगे खींचता था। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी की नई कहानी धारा की प्रख्यात लेखिका कृष्णा सोबती की कहानी बादलों के घेरे से ली गई हैं। प्रसंग, ये पंक्तियां रवि मन्नो को देखकर सोचता है। मन्नो तपेदिक से ग्रस्त है तो वह उसे छू नहीं पाता है। तब वह सोचता है, व्याख्या, रवि सोचता है कि वह जब पिछली बार मन्नो से मिलता था तो उसको छू नहीं पाया था, उसके हाथों को सला नहीं पाया था, उसे एक झिझक सी थी। वह सोचता है कि आखिर उसे झिझक क्यों हो रही थी। शायद उसे स्वयं के क्षय से संक्रमण पीड़ित हो जाने का भय था, जो आज उसके घर वाले उसके बीमार होने पर महसूस कर रहे हैं। रवि सोच रहा है कि उस दिन जब वह मन्नो से मिलकर जाने को हुआ था तब उसके मन में भय व मोह के बीच द्वंद्व हो रहा था। भय क्षय के संक्रमण का था, जबकि मोह उसके प्रति प्रेम भाव का था। विशेष लेखिका ने मानसिक द्वंद्व को व्याख्यात किया है जो मन के दो भावों भय व मोह के बीच था। गद्य अवतरण में संवाद में प्रश्न उत्तर शैली का सुंदर प्रयोग किया है। गद्य अवतरण की भाषा प्रवाहात्मक व भावमयी है। गद्यांशों में चेतना प्रवाह युक्त का सुंदर प्रयोग है। खोई हुई दिशाएं, कमलेश्वर एक और यह राजधानी जहाँ सब अपना है, अपने देश का है, पर कुछ भी अपना नहीं, अपने देश का नहीं। तमाम सड़कें हैं जिन पर वह जा सकता है, लेकिन वे सड़कें कहीं नहीं पहुंचाती। उन सड़कों के किनारे घर हैं, बस्तियां हैं, पर किसी भी घर में वह नहीं जा सकता। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी नई कहानी के प्रस्तावक कहानीकार कमलेश्वर की कहानी खोई हुई दिशाएं कहानी से उद्धृत हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां कहानी के केंद्रीय चरित्र चंदर के मनोभाव को व्यक्त करती हैं। इनमें दिल्ली जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह में भी चंदर को अकेलापन, पहचान का संकट व संबंधहीन की का भाव महसूस होता है। जब चंदर रीगल बस स्टॉप पर खड़ा होता है तो वह सोचता है, व्याख्या, चंदर देखता है कि यह उसका अपना देश, अपनी राजधानी है, लेकिन फिर भी लोगों में अजनबीपन है। आसपास से सब लोग गुजर रहे हैं लेकिन कोई एक दूसरे को नहीं पहचानते, जबकि उसके छोटे से शहर में लोगों में अजनबीपन व संबंधहीनता नहीं थी। शहर की सड़कें सभी जगह पहुंचती हैं, सड़क के किनारे घर बस्तियां हैं, लेकिन चंदर उनमें किसी के यहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ सिर्फ सड़कें आपस में जुड़ती हैं, लोग नहीं। लोगों में पहचान नहीं, संबंधहीनता है। विशेष इन पंक्तियों में तीव्र शहरीकरण व आधुनिक भावबोध से उत्पन्न अकेलापन, अजनबीपन व्यक्त हुआ है। ये पंक्तियां पहचान के संकेत को व्यंजित कर रही हैं, जिसमें व्यक्ति में आत्मनिर्वासन, अजनबीपन व मानसिक तनाव का भाव पैदा होता है। इन पंक्तियों पर अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। उपमाओं का सुंदर प्रयोग व विरोधाभास की भाषा है। तमाम सड़कें हैं जिन पर वह जा सकता है, लेकिन वे सड़कें कहीं नहीं पहुंचती। वर्तमान में तीव्र शहरीकरण और बढ़ा है तथा शहरों में अजनबीपन, पहचान व का संकट व संबंधहीनता एक वास्तविकता है जो इन पंक्तियों को आज भी प्रासंगिक बनाती है। दूसरा, बच्चों की शक्लें और शरारतें तो बहुत पहचानी सी लगती हैं, पर गोलगप्पे खाती हुई उनकी मम्मी अजनबी है, क्योंकि उसकी आंखों में मासूमियत और गरिमा सा भरा प्यार नहीं है। उसके शरीर में मातृत्व का सौंदर्य और दर्प भी नहीं है। उसमें सिर्फ एक खुमार है और एक बहुत बेईमानी और पिटी हुई ललकार है, जिसे न तो नकारा जा सकता है और न स्वीकार किया जा सकता है। संदर्भ व प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां नई कहानी आंदोलन के प्रस्तावक कहानीकार कमलेश्वर की कहानी खोई हुई दिशाएं से उद्धृत की
गई हैं। यह कहानी शहरी मध्यवर्गीय जीवन में पहचान का संकट, अकेलापन, अजनबीपन, आत्मनिर्वासन, संवेदहीनता जैसी समस्याओं को उठाती है। प्रस्तुत पंक्तियों में कहानी का मुख्य चरित्र चंदर बाजार में गप्पे खा रहे बच्चों और उनकी माँ को देखकर सोच रहा है। व्याख्या: चंदर सोचता है कि बच्चों में अभी शहर ही जीवन का प्रभाव नहीं आया है, इसीलिए उनकी शक्लें और शरारतें स्वाभाविक हैं, किंतु उनकी माँ पर इसका प्रभाव पड़ा है। उसके कारण मातृत्व के स्वाभाविक गुण उसके भीतर नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक मातृ हृदय की सहज संवेदनशीलता और व्यवहार उसके भीतर से गायब हो गया है। विशेष इन पंक्तियों में लेखक ने शहरी जीवन में कम होती संवेदनाओं और भावनाओं को बहुत खूबसूरती से अनुस्यूत किया है। माँ और बच्चों के संबंध में सर्वाधिक स्वाभाविकता और अनुभूतिशीलता होती है। इनके माध्यम से कहानीकार ने अपने मंतव्य को अधिक घनीभूत और तीक्ष्ण बनाकर प्रस्तुत करने में सफलता पाई है। ये पंक्तियां यहाँ व्यंजित करती हैं कि शहरी जीवन में किस प्रकार व्यक्ति अपनी सहजता और स्वाभाविकता से वंचित होकर कृत्रिम और आरोपी जीवन की ओर अग्रसर होता जाता है। नई कहानी पर अस्तित्ववाद और मनोविश्लेषणवाद जैसी विचारधाराओं का प्रभाव पड़ा था, जो इन पंक्तियों में भी दिखाई देता है। भाषा और शब्द ग्रहण के स्तर पर खुलापन इन पंक्तियों में देखा जा सकता है। अंतिम पंक्ति में प्रतीकात्मकता की उपस्थिति है, जो नई कहानी की कथा काव्य भाषा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तीसरा, उसकी बातों में अजीब सा बनावटीपन है। वह बनावटीपन जो आदमी किताबों से सीखता है और उसे लगता है कि वह बनावटीपन खुद उसमें भी कहीं न कहीं है। अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दर्जे में बैठ कर वह किताबों से जिंदगियों के मरे हुए ब्यौरे पढ़ रहा था। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां नई किताबी के प्रस्तावक कहानीकार कमलेश्वर की कहानी खोई हुई दिशाएं कहानी से उद्धृत हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियां अपने मित्र आनंद के प्रति कहानी के केंद्रीय चरित्र चंदर के विचारों को व्यक्त करती हैं। इनमें चंदर आनंद जैसी बनावटीपन युक्त लोगों के चरित्र को व्यक्त करता है। व्याख्या: चंदर जानता है कि आनंद कभी गहरी दोस्ती नहीं करता, वह केवल अपने स्वार्थ के लिए दोस्ती करता है। वह चापलूसी व बनावटी बातें कर केवल दोस्तों से अपना स्वार्थ साधता है। अतः चंदर को उसकी बातों में एक अजीब सी चुटकारिता व बनावटीपन प्रतीत होता है। यह बनावटीपन व्यक्ति सहज व्यवहारिक जीवन से नहीं, किताबों से सीखता है कि कब किसके साथ कैसे व्यवहार करें। चंदर को लगता है कि वह बनावटीपन केवल आनंद में ही नहीं, उसमें स्वयं में भी है, जो जिंदगी भर किताबें पढ़ कर उसने सीखा है। अर्थात जिंदगी में सच्ची दोस्ती किताबें ज्ञान से नहीं, संवेदना व मनोभाव से उत्पन्न होती है, परंतु अधिकांश किताबें तो मनोभाव का प्रबंधन कर व्यावसायिकता सिखाती हैं। विशेष कमलेश्वर आनंद व चंदर के माध्यम से प्रतीकात्मक अर्थों में वह व्यक्त करते हैं कि बनावटीपन केवल उन दोनों में नहीं बल्कि बड़े शहरों में जब मध्यम वर्ग के भावनात्मक संबंध उपयोगितावादी संबंधों में तब्दील हो जाते हैं तो स्वतः बनावटीपन उत्पन्न हो जाता है। लेखक अस्तित्ववादी विचारधारा के प्रभाव को व्यक्त करता है। आर्थिक रोजगार व अवसर का संकट, आत्मनिर्वासन का भाव व्यक्ति को बनावटी बना देता है। यहाँ लेखक चंदर की आत्म स्वीकृति के भाव को सहजता से चित्रित करती है। भाषा प्रतीकात्मक व काव्यात्मक है। चौथा, और अब आज उसे लगता है कि वह सारा वक्त बड़ी बेरहमी से बर्बाद किया गया है। उसने उन खंडहरों में समय बर्बाद किया है जिनकी कथाएं अध पढ़े गाइडों की जबान पर रहती हैं, जो हर बार उन मरी हुई कहानियों को हर दशक के सामने दोहराते जाते हैं। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां नई कहानी के प्रस्ताव कहानीकार कमलेश्वर की कहानी खोई हुई दिशाएं कहानी से उद्धृत है। प्रसंग: इन पंक्तियों में चंदर को अपने जीवन में प्राप्त किताबी ज्ञान पर क्षोभ उत्पन्न होता है, जो बनावटीपन तो सिखाता है लेकिन भावनामूलक जीवन की सच्चाई नहीं। व्याख्या: चंदर को प्रतीत होता है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में किताबी स्वप्नील
जीवन और वास्तविक जीवन में बड़ा भेद है। उसे लगता है कि उसने वह किताबी ज्ञान प्राप्त करने में समय बर्बाद किया है जो आज किसी काम का नहीं है। किताबी ज्ञान उसी खंडहरों के गाइडों के समान अधूरा है जो टूरिस्टों को बार बार अधूरी झूठी सच्ची कहानियां सुनाते रहते हैं। गाइडों की खंडहरों की जीवंत कथाओं तक पहुंच ही नहीं होती। इस प्रकार चंदन के यूनिवर्सिटी के ज्ञान व सपनों की वास्तविक जीवन तक पहुंच नहीं थी। वह आदर्श था, जबकि वास्तविक जीवन यथार्थ के धरातल पर होता है। विशेषतः लेखक ने गदा अवतरण में आधुनिक भावबोध व शहरीकरण से उत्पन्न निरर्थकता बोध के भाव को व्यक्त किया है। गदावतरण की भाषा गहन प्रतीकात्मक और खंडहरों व गाइडों के प्रतीकों के माध्यम से अधूरेपन व निरर्थक को व्यक्त किया गया है। विरोधाभास की भाषा का सुंदर प्रयोग है। मरी हुई कहानियां भाषा में चित्रात्मकता है जो कथ्य की संवेदना को पाठक के सामने बिंबित करती है। चेतना प्रवाह शैली का सुंदर प्रयोग हुआ है। गुल्ली बन्नो धर्मवीर भारती एक इसे ले तो जा रहा हूं पर इतना कह देता हूं आप भी समझा दें उसे कि रहना हो तो दासी बनकर रहे, न दूध की न पूत की हमारे कौन काम की, पर हाँ औरतिया की सेवा करे, उसका बच्चा खिलावे, झाड़ू बुहारू करे तो दो रोटी खाए पड़ी रहे, पर कभी उससे जवान लड़ाई तो खैर नहीं। हमारा हाथ बड़ा जालिम है, एक बार उबड़ निकाला तो अगली बार प्राण ही निकालेगा। संदर्भ व्याख्याएं पंक्तियां नई कहानी के प्रसिद्ध कहानीकार धर्मवीर भारती की बहुचर्चित कहानी गुल्लकी बन्नो से ली गई है। यह कहानी भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति का चित्रण करती है। प्रसंग ये पंक्तियां गुल्लकी की पति बुआ से तब कहता है जब वह गुल्लकी को अपनी दूसरी पत्नी की देखभाल करने के लिए लेने आता है। व्याख्या गुल्लकी का पति बुआ से कहता है कि इसे समझा दे कि दासी की तरह मेरी दूसरी पत्नी व बच्चे की सेवा करे, क्योंकि यह वैसे भी किसी काम की नहीं है, न कुछ और काम करने लायक है, न संतान पैदा करने लायक अर्थात बांझ है। इसीलिए जबान न लड़ाए, अपना झाड़ू पोछा का काम करे और रोटी खा के चुपचाप पड़ी रहे। यदि इसने जबान लड़ाई तो पिछली बार तो मार मार कर कुबड़ निकाला था, इस बार जान निकाल दूंगा। विशेषतः लेखक ने भारतीय समाज में महिलाओं की दयनीय स्थिति का चित्रण किया है, जिसे केवल वस्तु समझा जाता रहा है। यहाँ लेखक ने पितृसत्तात्मक समाज के पुरुषों का स्त्री पर शारीरिक मानसिक वात्सल्य को दिखाया है। महिला की आर्थिक सामाजिक स्थिति कमजोर होने से विवाह संबंध अलोकतांत्रिक होते हैं। गुल्लकी आर्थिक रूप से पति पर निर्भर है, अतः वह निर्द्वंद होकर दूसरा विवाह कर लेता है। गद्यांश घरेलू हिंसा के विकृत रूप को उजागर करता है। गद्यांश की भाषा सहज सरल व अर्थ व्यंजना है। भाषिक विन्यास में स्थानीय कापुट है जो इसे स्वाभाविक व विश्वसनीय बना देती है। परिंदे निर्मल वर्मा एक मैं कभी कभी सोचता हूँ इंसान जिंदा किस लिए रहता है, क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला। हजारों मील अपने मुल्क से दूर मैं यहाँ पड़ा हूँ, यहाँ कौन मुझे जानता है, यही शायद मर भी जाऊं। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी के प्रसिद्ध चिंतक एवं कथाकार निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी से ली गई हैं। परिंदे निर्मल वर्मा द्वारा रचित प्रथम नई कहानी मानी जाती है। प्रसंग यहाँ यह डॉक्टर मुखर्जी व ह्यूबर्ट के बीच के वार्तालाप का अंश है। जब ह्यूबर्ट डॉक्टर मुखर्जी से लतिका के अजीब से उदासी भरे व्यवहार के बारे में पूछते हैं तो डॉक्टर फिलोसॉफिकल अंदाज में जवाब देते हैं। व्याख्या डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं कि किसी इंसान के जिंदा रहने का क्या प्रयोजन है, क्या वह इसी उदासी अकेलेपन को झेलने के लिए जिंदा है या उसके जीवन का कोई उद्देश्य है, क्या उसे इससे बेहतर कोई कार्य नहीं है जो उसके अकेलेपन को दूर करे। डॉक्टर कहते हैं कि मैं अपने मुल्क से दूर ऐसे ही एक अजनबी की हैसियत से मर जाऊं तो मुझे कौन जानेगा। इसीलिए इंसान जिंदा है तो उसे बेहतर कार्य भी करने चाहिए तथा ये बेहतर कार्य की पराये मुल्क में अजनबी की हैसियत से मरने के खौफ को कम
कर सकते हैं। विशेषतः आधुनिक भावबोध से उत्पन्न अकेलेपन व अजीबोपन का यथार्थ चित्रण किया गया। अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव है उद्देश्य विहीन जीवन निरर्थक का भाव उत्पन्न करता है का चित्रण है। गद्य होने के बावजूद भी भाषा में लयात्मकता व काव्यात्मकता है। यह निर्मल वर्मा की कथा भाषा की महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रासंगिकता वर्तमान वैश्वीकृत युग में अपने मुल्क से दूर प्रवासियों की संख्या बढ़ी है और प्रायः उनमें दूसरे मुल्क में अकेलेपन व अजनबीपन का भाव रहता है। दूसरा कोई पीछे नहीं है। यह बात तो मुझसे एक अजीब किस्म की बेफिक्र पैदा कर देती है, लेकिन कुछ लोगों की मौत अंत तक पहेली बनी रही है। शायद वे जिंदगी से बहुत उम्मीद लगाते थे। उसे उसे ट्रेजिक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आखिरी दम तक उन्हें मरने का एहसास नहीं होता। प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी के प्रसिद्ध चिंतक एवं कथाकार निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी से ली गई है। प्रसंग इन पंक्तियों में डॉक्टर मुखर्जी ह्यूबर्ट से पहली बार अपने जीवन के बारे में बात करते हैं तथा एक अजनबी की हैसियत से पराये मुल्क में मर जाने की सोच से उत्पन्न खौफ को व्यक्त करते हैं। व्याख्या डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं कि उन्हें मौत का कोई भय नहीं, एक बेफिक्री है, क्योंकि उनके पीछे कोई है नहीं जिसके लिए वे फिक्र करें। लेकिन कुछ लोग जो जिंदगी से बहुत उम्मीद लगाते हैं, जीवन की फिक्र करते हैं, उनकी मौत एक पहेली की तरह होती है और यह पहेली ऐसी है जिसका उत्तर खोज पाना ही चुनौती है कि उन्हें अपने जीवन से क्या उम्मीद थी और उन्हें क्या प्राप्त हुआ। डॉक्टर कहते हैं, लेकिन इस पहेलीपूर्ण मौत को त्रासदी नहीं कह सकते, क्योंकि त्रासदी तब होती है जब नैतिक भूल से मरने का एहसास हो जाता है। परंतु पहेलीपूर्ण जीवन जीने वालों को तो अपनी मौत का एहसास ही नहीं होता है। विशेष प्रस्तुत पंक्तियों में डॉक्टर मुखर्जी ने पहली बार अपने जीवन के बारे में बात की है। उनके पीछे कोई नहीं है, उत्तरदायित्व विहीन जीवन बेफिक्री पैदा करता है, यह भाव व्यक्त हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियों में मौत जैसी अबूझ पहेली पर विमर्श है तथा कहा है जिसे मरने का एहसास न हो उसकी मौत को त्रासद भी नहीं कहा जाना चाहिए। निर्मल वर्मा के चिंतन और रचना कर्म में मृत्यु बोध बार बार दिखाई देता है। उनके अंतिम उपन्यास अंतिम अरण्य में यह बोध केंद्र में है। भाषा कथ्य अनुसार भावों को धारण करती है, शब्दावली मिश्रित है। तीसरा दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी, हर चीज का उससे तकाजा था। अब इसे अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उलाहना नहीं, सब खींचतान खत्म हो गई है। जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया है, जो पराया है उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां राजेंद्र यादव द्वारा संपादित नई कहानी आंदोलन की कहानियों के संग्रह एक दुनिया समानांतर की कहानी परिंदे कहानी से ली गई है। परिंदे निर्मल वर्मा द्वारा रचित प्रथम नई कहानी मानी जाती है। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में लातिका के अंतर्गत अंतर्मन में उत्पन्न भावों की व्यक्ति किया गया है। व्याख्या मिस लातिका सोचती हैं कि दिन के उजाले में अर्थात सामाजिक सांसारिक जीवन में हर चीज के प्रति उसका उत्तरदायित्व था। सही गलत हर काम के लिए वह जिम्मेदार थी, परंतु इस अकेलेपन में सब उत्तरदायित्व खींचतान खत्म हो गई है। न किसी से गिला है, न शिकवा है, न शिकायत। यह उसके अकेलेपन की दुनिया है जहाँ पराये दुखों से उसे न मतलब है, न उन्हें अपनाने की फुर्सत है। उसे अकेलेपन में उसका दायरा स्वयं तक ही सीमित हो गया है तथा जो उसका अपना है वह करीब और करीब हो गया है। मिस लतिका अकेलेपन में बाहरी दुनिया से कटकर स्वयं तक सीमित हो जाती हैं। विशेषतः प्रस्तुत पंक्तियां आजादी के उपरांत मोह भंग, तीव्र शहरीकरण व आधुनिक भावबोध से उत्पन्न अकेलेपन को चित्रित करती हैं। पंक्तियों में अस्तित्ववादी दर्शन से उत्पन्न निरर्थक बोध का भाव व्यक्त होता है। यहाँ अकेलापन
केवल लतिका का नहीं, आधुनिक मानव का अकेलापन है। भाषा भाव शक्ति अर्थ गर्भित है, प्रतीकात्मक व काव्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। दिन के उजाले में गवाह थी ये अकेलापन केवल लतिका का नहीं बल्कि नई कहानी में दीपा यही सच है। किशोर बिना टूटना, चंदर खोई हुई दिशाएं सभी का है। 4 लीड काइंडली लाइट संगीत के सुर मानो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर हाँफती हुई सांसों को आकाश की आबाद शून्यता में बिखरते हुए नीचे उतर रहे हैं। बारिश की मुलाकातें धूप चैपल के लंबे चौकोर शीशों पर झिलमिला रही हैं, जिसकी एक महीन चमकीली रेखा ईसा मसीह की प्रतिमा पर तिरछी होकर गिरी रही हैं। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी के प्रसिद्ध चिंतक एवं कथाकार राजेंद्र यादव द्वारा संपादित एक दुनिया समानांतर की परिंदे कहानी से ली गई हैं। परिंदे निर्मल वर्मा द्वारा रचित प्रथम नई कहानी मानी जाती है। प्रसंग ये पंक्तियां कहानी के उस प्रसंग से ली गई हैं जहां प्रेयर हाल में फादर एलमंट सरमन ऑफ द माउंट पढ़ रहे हैं एवं ह्यूबर्ट पियानो बजा रहे हैं। व्याख्या: ह्यूबर्ट इस प्रकार पियानो बजा रहे हैं मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे संगीत के सुर हाँफते हुए पहाड़ी पर चढ़कर अपनी सांसों को आबाद शून्यता में बिखर कर मदमंद नीचे उतर रहे हैं। यहाँ संगीत सुरों का उतार चढ़ाव लक्षणात्मक अर्थों में व्यक्त हुआ है। इस समय बारिश की मुलाकात धूप खिली है जो चौपाल के शीशों से टकराकर ईसा मसीह की प्रतिमा पर तिरछी गिरी रही है। यहाँ संगीत के सुरों वातावरणों में एक अजीब सी तारतम्यता प्रकट हो रही है। संगीत सुरों ने मुलाकात धूप के साथ मिलकर एक जीवंत दृश्य उत्पन्न किया है। विशेष संगीत सुरों के माध्यम से आधुनिक मानव की उदासीन और अकेलेपन की सुंदर अभिव्यक्ति हुई। कथ्य की भाषा प्रतीकात्मक, संगीतात्मक व काव्यात्मक से युक्त है। अमूर्त भाव को उपमाओं के माध्यम से मूर्त स्वरूप प्रदान किया गया है। बिंबात्मकता का सुंदर प्रयोग संगीत के सुर मानो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर दिखाई देता है। 5वां याद वह करती है किंतु पुरानी तस्वीर के धूल भरे शीशे की साफ कर रही हो। अब वैसे दर्द नहीं होता, सिर्फ उस दर्द को याद करती है जो पहले कभी होता था। तब उसे अपने पर ग्लानि होती थी। वह फिर जानबूझकर उस घाव को कुदेरती है, वो भरता जा रहा है। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी की नई कहानी धारा के प्रसिद्ध कहानीकार निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे से ली गई है। प्रसंग: इन पंक्तियों में लतिका के अंतर्मन में उत्पन्न भावों को व्यक्त किया गया है। व्याख्या: लतिका के मनो मस्तिष्क में अक्सर पुरानी यादें उभर आती हैं। उन्होंने यादों में जो पीड़ा और दुख है वह अब उसका वर्तमान नहीं है, इसीलिए उन यादों में जाने पर भी बहुत दर्द नहीं होता, पर अतीत का दर्द उसकी स्मृति पटल पर उभर आता है। ऐसे में उसे स्वयं पर ग्लानि होती है। वह मिटते हुए दर्द को बार बार कुदेर कर हरा कर देती है। विशेष स्मृति निर्मल वर्मा के चिंतन और रचनाशीलता का बहुत महत्वपूर्ण तत्व है जो इन पंक्तियों में भी दिखाई देते हैं। लतिका का अकेलापन उसे बार बार स्मृति में ले जाता है जो इन पंक्तियों में भी लक्षित होता है। इन पंक्तियों में अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव लक्षित होता है। दुख और दर्द अस्तित्ववादी दर्शन के अनिवार्य और सकारात्मक पहलू हैं। इन पंक्तियों की भाषा में प्रवाह और लय विद्यमान है। यह निर्मल वर्मा की कथा भाषा की महत्वपूर्ण विशेषता है। 6 और दोपहर की उस घड़ी में मीडोज आलसाया सा उगता जान पड़ता था। जब हवा का कोई भूला भटका झोंका आ जाता था तब चीड़ के पत्ते खटखटा उठते थे। कभी कोई पंछी अपनी सुस्ती मिटाने झाड़ियों से उड़कर नाले के किनारे बैठ जाता था, पानी में सिर डुबोता था, फिर उठकर हवा में 2-4 निरुद्देश्य चक्कर काटकर दोबारा झाड़ियों में दुबक जाता था। किंतु जंगल की खामोशी शायद उस कभी चुप नहीं रहती। गहरी नींद में डूबी सपनों सी कुछ आवाजें निर्वता के हल्के छीने पर्दे पर सिलवटें बिछा जाती
है। मूक लहरों सी तीरती है, मानो कोई दबे पांव झांक कर अदृश्य संकेत कर जाता है, देखो मैं यहाँ हूँ। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी के प्रसिद्ध चिंतक एवं कथाकार राजेंद्र यादव द्वारा संपादित एक दुनिया समानांतर की परिंदे कहानी से ली गई है। परिंदे निर्मल वर्मा द्वारा रचित प्रथम नई कहानी मानी जाती है। प्रसंग उपरोक्त पंक्तियों में पिकनिक पर लंच समाप्त होने के बाद मीडोज के वातावरण का उपमाओं व प्रतीकात्मक शब्दावली में जीवंत चित्रण किया गया है। व्याख्या दोपहर में जब प्रायः हवा शांत रहता है तब मीडोज भी आलस साया सा ऊँघता हुआ सा प्रतीत होता है, अर्थात वातावरण में एक अजीब सी शांति है, परंतु जब कोई हवा का झोंका आता है, चीड़ के पत्ते की खड़खड़ाहट से मीडोज चौंक कर जागा हुआ सा प्रतीत होता है। इस दोपहर की सुस्ती मिटाने के लिए शांति को भंग करता हुआ कभी कोई पंछी झाड़ी से उड़कर नाले पर बैठकर निरुद्देश्य हवा में चक्कर काटकर पुनः लौट आता है। दोपहर की जंगल की खामोशी के पीछे भी पंछियों पेड़ों की एक अदृश्य शांत सी चहचहाट खड़खड़ाहट है, जैसे गहरी शांत नींद में भी सपनों में कुछ आवाजें दबे पांव आकर हमें सुनाई पड़ती हैं। विशेष प्रस्तुत गदावतरण में दोपहर पंछी व सपनों की उपमाओं के माध्यम से जंगल के वातावरण का यथार्थपूर्ण जीवंत चित्रण किया गया। प्रतीकात्मक अर्थों में मीडोज का अलसायापन, पंछियों की सुस्ती, जंगल की खामोशी, लतिका हरियुबर्ट व डॉक्टर मुखर्जी सहित आधुनिक मानव का अकेलापन, उदासीनपन व खामोशी है। गद्य की भाषा संदर्भ परिवेश वातावरण के अनुसार एवं सरल प्रभावी है। सूत्र शैली का प्रयोग जंगल की खामोशी शायद कभी चुप नहीं रहती। पंछी का हाव भाव में निरुद्देश्य चक्कर काटना निरर्थकता बोध का सूचक है। यह अकेलापन, निरर्थकता बोध, एक और जिंदगी, मोहन राकेश टूटना राजेंद्र यादव सहित कई नई कहानियों में दिखाई देता है। सामना समान प्रयाग शुक्ल एक आज उसे अपने और दूसरे के अभाव बहुत स्पष्ट नजर आने लगे। उसके मन में फिर वही भावनाएं और कल्पनाएं भर गई और बहुत से समान उसकी आंखों के आगे घूमने लगे, जिनसे सब कुछ सजा हुआ और सुंदर मालूम हो सकता है। संदर्भ व्याख्याएं पंक्तियां राजेंद्र यादव द्वारा संपादित एक दुनिया समानांतर में संकलित प्रयाग शुक्ल की कहानी सामान से ली गई है। सामान कहानी में व्यक्ति के वस्तु हो जाने की त्रासदी को व्यक्त किया गया है। प्रसंग इन पंक्तियों में वह अर्थात रवि की पत्नी के मनोभाव को व्यक्त किया गया है। इनमें उसके भीतर आर्थिक अभाव के कारण उत्पन्न सम्मान की कमी से खीज का भाव व्यक्त किया गया है। व्याख्या रवि की पत्नी अपनी सामान्य आर्थिक स्थिति, गरीबी व अभाव के बारे में सोचने लगती है। एक टेबल क्लॉथ खो जाना भी उसे अधिक आर्थिक नुकसान जैसे लग रहा था। वह सोचती है कि यदि आर्थिक अभाव नहीं होता तो उसके पास बहुत से सामान होते जिससे घर सजा हुआ सुंदर लगता है। वह घर में भौतिक सामानों के लिए इतना अधिक सोचने लगती है कि खुद भी एक सामान व वस्तु बन जाती है। विशेष प्रयाग शुक्ल ने सामान के माध्यम से व्यक्ति के वस्तु बन जाने की त्रासदी को व्यक्त किया है। लेखक इन पंक्तियों में यह भी व्यक्त करते हैं कि चाहे कैसी भी आर्थिक स्थिति हो, यदि अधिक भौतिक वस्तुओं के बारे में सोचते हैं तो स्वयं को सदा भाव ही महसूस होता है, अर्थात भौतिक जरूरतों, लालसाओं का अंत नहीं होता है। गदावतरण में अंतर्याम का विश्लेषण है जो पूरी कहानी की विशेषता है। दूसरा, उसने एक गहरी सांस ली, घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसे अब अपने दोनों कमरे याद आने लगे जिसमें उसकी कई दिनों की अनुपस्थिति के कारण धूल जम गई होगी। वह कल से सोच रही थी कि जाते ही कमरे को साफ करेगी, सब सामान ठीक से सजा देगी, पर अब उसे लग रहा था जैसे कमरे का साफ होना या न होना बहुत महत्व नहीं रखता। संदर्भ व्याख्याएं पंक्तियां राजेंद्र यादव द्वारा संपादित एक दुनिया समानांतर में संकलित प्रयाग शुक्ल की कहानी सामान से ली गई है। सामान कहानी
में बस व्यक्ति के वस्तु हो जाने की त्रौसादी को व्यक्त किया गया है। प्रसंग ये पंक्तियां रवि की पत्नी के मनोभावों से ली गई है। वह टेबल क्लॉथ अपनी बहन के घर छूट जाने व उससे अधिक पति रवि के गुस्से से तनाव व घबराहट महसूस करती है। व्याख्या उसको सुंदर टेबल क्लॉथ छूट जाने पर दुख हो रहा था क्योंकि वह महंगा व रवि को प्यारा था, लेकिन इससे अधिक डर घबराहट इस बात से थी कि जब रवि को पता लगेगा तो उससे नाराज होगा, डांटेगा। वह सोचने लगती कि उसके घर पर नहीं रहने से घर में धूल जम गई होगी, जाते ही साफ कर सामान सजा देगी। लेकिन जैसे ही टेबल की याद आती है तो सोचती है बिना टेबल क्लॉथ घर साफ हो या न हो अच्छा तो लगेगा नहीं। विशेष लेखक ने विचार व्यक्त किया है कि अगर वैवाहिक संबंध लोकतांत्रिक नहीं हो तो सदैव कमजोर पक्ष, जो प्रायः भारतीय समाज में पत्नी होती है, को हर बात के लिए लगातार असहनीय तनाव झेलना पड़ता है। गद्यावतरण में घटनाएं नहीं, बस चेतना प्रवाह है। गद्यांश की भाषा शैली सरल, सहज व अर्थ व्यंजना है। यहाँ पंक्तियों में अंतर मन का विश्लेषण है, न कि बाह्य वातावरण। चिप की दावत। भीष्म साहनी एक मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों से छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर वे बार बार उमड़ आते जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों। माँ ने बहु तेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात की एक पानी की तरह जैसे थमने में ही न आते थे। संदर्भ व प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां प्रसिद्ध स्वतंत्र कहानीकार भीष्म साहनी की कहानी चिप की दावत से उद्धृत है। इस कहानी में ये पंक्तियां तब आती हैं जब मिस्टर सामनाथ अपनी चीफ को प्रोन्नति के लोभ से अपने घर दावत पर बुलाते हैं और इस अवसर पर अपनी अनपढ़ ग्रामीण सौंदर्यहीन एवं वृद्ध माँ को अप्रस्तुति योग्य मानकर एक कमरे में बाहर न आने तथा खर्राटा भरने के कारण न सोने की भी हिदायत देकर रहने के लिए कह देता है। इन पंक्तियों में पुत्र के इस व्यवहार से माँ के व्यथित हृदय की पीड़ा की अभिव्यक्ति हुई है। व्याख्या। माँ की आंखों आंसुओं से भर आती है और बहुत प्रयत्न के बावजूद उमड़ आने से नहीं रुकती। वह अपने मन को समझाने का प्रयत्न करती हैं, भगवान का नाम लेती हैं, पुत्र के दीर्घायु जीवन की कामना करती हैं, बार बार आंखें बंद करती हैं और फिर भी अश्रु नहीं रुकते। विशेष ये पंक्तियां नई कहानी की प्रस्तुत विशेषता संबंधों को के टूटने मार्मिकता के संबंध व्यंजित कर रही हैं, जिसका व्यक्ति स्त्री पुरुष संबंधों तक सीमित नहीं थी अपितु अन्य संबंधों तक भी थी। भारतीय जीवन परंपरा में माँ और पुत्र का संबंध सर्वाधिक आत्मीय संबंध माना जाता है, किंतु इस संबंध की भी त्रौसादी यह है कि समय के साथ पुत्र के बड़े होते ही इस संबंध की प्रकृति कई बार उपयोगितावादी हो जाती है और परिणामतः वह उपेक्षा एवं अपमान का शिकार होने लगती है। ऐसे में वे गहरी मानसिक पीड़ा एवं दुख से गुजरती है, जिसकी कुशल अभिव्यंजना उपयुक्त पंक्तियों में भीष्म साहनी ने की है। नई कहानी में भीष्म साहनी समाजोन्मुखी धारा के कहानीकार माने जाते हैं, जो कहानी हिंदी कहानी में प्रेमचंदीय परंपरा को आगे ले जाते हैं। व्याख्या। पंक्तियां भी इसका प्रमाण है। प्रेमचंद की बूढ़ी काकी कहानी की काकी की उपेक्षा एवं उसकी पीड़ा इन पंक्तियों में चित्रित माँ की उपेक्षा एवं पीड़ा से साम्य रखती हैं। ये पंक्तियां भीष्म साहनी की भाषिक एवं रचनात्मक क्षमता का ठोस परिचय देती हैं। भाव एवं स्थितियों का सटीक व्यंजना हेतु शब्दों का सही चयन, भाषाई लय और प्रवाह में एकाक विराम चिन्हों का कुशल प्रयोग है इन पंक्तियों में देखते ही बनता है। दूसरा,
सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते न बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगी। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां प्रेमचंद ही सामाजिक यथार्थ परंपरा के वहन करने वाली नई कहानी के समर्थक कथाकार भीष्म साहनी की कहानी चिप की दावत से उद्धृत की गई है। प्रासंगिक पंक्तियों में सामनाथ की मां की घबराहट, शर्मिंदगी व मानसिक दशा को चित्रित किया गया है। सामनाथ अपनी अनपढ़ मां को अपने मेहमानों से नहीं मिलाना चाहते थे तथा माँ को समझाया था कि वह कुर्सी पर दोनों पैर समेट कर न बैठे तथा सोए नहीं, क्योंकि सोने पर खर्राटा लेती हो तब अचानक से मेहमान माँ के सामने आ जाते हैं तो वह हड़बड़ा जाती है। व्याख्या: अचानक से हड़बड़ा कर माँ बैठ जाती है तथा इतने सारे मेहमानों को सामने देखकर घबरा जाती है। अपने बैठने व खर्राटा लेने पर शर्मिंदगी होती है। वह सोचती है कि इससे उसके बेटे की बेइज्जती हो गई। माँ मेहमानों की बातचीत सवालों को सोचकर घबराती है कि वह अनपढ़ कैसे अंग्रेजी में बात करेगी और इसी घबराहट शर्मिंदगी से उसकी पांव लड़खड़ाने लगते हैं एवं हाथों की उंगलियां कांपने लगती हैं। विशेषतः लेखक ने भाव व्यक्त किया है कि जब व्यक्ति के व्यवहार, पहनावे, भाषा को लेकर उसमें हीनता भर दी जाती है तो इस प्रकार विश्वास की कमी व घबराहट उत्पन्न होती है। पंक्तियों में बिंबात्मक क्षमता विद्यमान है। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगी। लेखक ने वृद्धों के प्रति अपनत्वहीनता ही नहीं बल्कि बुढ़ापे में उनके कुरूप दिखने, अप्रस्तुति योग्य जैसी चीजों को भी युवा शहरी पीढ़ी समस्या व बोझ मानती हैं को चित्रित किया है। ये पंक्तियां वृद्धावस्था में असुरक्षित, असशक्त, असहायता जैसी स्थितियों को बखूबी उद्घाटित करती हैं। वृद्ध मनोविज्ञान पर रचनाकार की अच्छी पकड़ है, यह इन पंक्तियों में स्पष्टतः दिखाई दे रहा है। गद्यांश की भाषा व शब्दावली माँ की मनोदशा का सटीक चित्रण करती है।